टॉपिक पीआईबी के द्वारा कवर किया गया। गवर्नमेंट का ऑथेंटिक सोर्स है, यानी कि खुद सरकार कह रही है कि हमने पब्लिश किया है तो जरूर पढ़ना, हमारे एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है, यानी कि एक स्कीम के बारे में जानेंगे। और नॉर्थ ईस्ट रीजन के साथ में कनेक्ट करके देखा जा रहा है, तो कोई चीज़ अगर नॉर्थ ईस्ट के साथ में कनेक्ट करके देखी जा रही है तो वो और इंपॉर्टेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने लगती है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य मतलब मछली पालन, तो एक तरीके से ये भी संपदा है उन लोगों के लिए। गवर्नमेंट स्कीम होती है उसके बारे में यहाँ पर बात की जाए। इकोनॉमी, अभी हम लोग आज के डेट में पहाड़ों को एक्सप्लोर कर चुके हैं कि यहाँ पर पहाड़ पे ये है, यहाँ पर ये है, पर लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे हम लोग अपना समुद्र को एक्सप्लोर करें। ठीक है, मींस के लिए दोस्तों बहुत ही शानदार टॉपिक पीआईबी के द्वारा कवर किया गया। गवर्नमेंट का ऑथेंटिक सोर्स है, यानी कि खुद सरकार कह रही है कि हमने पब्लिश किया है तो जरूर पढ़ना, हमारे एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है, यानी कि एक स्कीम के बारे में जानेंगे। और नॉर्थ ईस्ट रीजन के साथ में कनेक्ट करके देखा जा रहा है, तो कोई चीज़ अगर नॉर्थ ईस्ट के साथ में कनेक्ट करके देखी जा रही है तो वो और इंपॉर्टेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने लगती है। एक गवर्नमेंट स्कीम है तो उसके बारे में बात की जा रही है, तो इसको लगभग 4 साल कंप्लीट हो गए इंप्लीमेंट किए हुए। तो एक एनालिसिस भी कई बार किया जाता है कि अच्छा इतने लंबा समय हो गया, कैसे ये स्कीम परफॉर्म कर रही है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य मतलब मछली पालन, तो एक तरीके से ये भी संपदा है उन लोगों के लिए। जैसे अगर आप लोग किसान हैं तो आप लोगों की संपत्ति क्या है, तो पशु हो गए, घर में जानवर हो गए, ये आप लोगों की संपत्ति है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर कोई एक तरीके से ना जिसका जो भी इस तरह का काम होता है, कोई मुर्गी पाल रहा है तो उसकी संपदा हो गई, कोई मछली पाल रहा है तो उसकी संपदा हो गई, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये इंप्लीमेंट की गई थी यहाँ पर, तो इसी के चलते किस तरीके से स्कीम चली उसके बारे में यहाँ पर जानने की कोशिश की जा रही है। तो जो भी गवर्नमेंट स्कीम होती है उसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्लाइड दिखाना चाहूँगा, ये है ब्लू इकोनॉमी। अभी हम लोग आज के डेट में पहाड़ों को एक्सप्लोर कर चुके हैं कि यहाँ पर पहाड़ पे ये है, यहाँ पर ये है, पर लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे हम लोग अपना समुद्र को एक्सप्लोर करें। ठीक है, तो स्मार्ट शिपिंग यहाँ पर देखने को मिलती है ताकि इन्वायरमेंट पर इंपैक्ट ना पड़े, क्योंकि अगर धरती पर हम लोग कोई भी वाहन चलाते हैं उसका काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, इसी के साथ में कंजर्वेशन करने की बात की जाती है। ओशन के नीचे लाइफ के बारे में जब बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जाकर आप लोग एक नज़र डालोगे, उसके जाकर एक झलक देखोगे, तो आप लोग ये बताइए कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो लाइफ बिलो वाटर के बारे में बात करता है। ठीक है, कई बार पढ़ा रखा है, ऑप्शन देता हूँ 13, 14, 15 या फिर 16, बताइए, क्योंकि जब ब्लू इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं तो लाइफ बिलो वाटर आप लोगों से पूछी जा सकती है। दुनिया भर के लोग यहाँ पर जॉब करते हुए नजर आते हैं। सस्टेनेबल फिशरी के बारे में बात की जाती है, जो हम अभी बात कर रहे हैं, फिशरी से रिलेटेड ही हमारा टॉपिक है। इंक्लूसिव है, एक तरीके से इंप्रूव करता है जो भी लोग रहते हैं। हमारा तो यार एरिया भी लगभग 7,500 किलोमीटर का है, अगर आप लोग बात करोगे कोस्टल एरिया, इतने सारे लोग यहाँ पर उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो इसके चलते रिन्यूएबल एनर्जी भी यहाँ पर आज के डेट में यूज की जाती है। विंड एनर्जी, अगर आप लोग समुद्र के अंदर में आज के डेट में लगाते हो अपनी जो विंड टर्बाइन, तो काफी अच्छी खासी एनर्जी यहां से निकाल पाते हैं। एक्शन लेने की जरूरत है अगर कोई इलीगल फिशिंग होती है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका के बीच में कई बार इस चीज को लेकर रस्साकसी भी होती है। और प्रमोट करने की बात की जाती है कोस्टल एरिया में जो कम्युनिटी रहती है, क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है जैसे जैसे ओशन का लेवल बढ़ता है या फिर उसके अंदर में पोल्यूशन बढ़ता है, तो उसको पोल्यूशन को भी रोकने की कोशिश की जा रही है। तो जब शब्द ब्लू इकोनॉमी यूज किया जा रहा है तो ये सारी चीज आप लोग यहां पर इंक्लूड करके इसके बारे में लिख सकते हैं। एक अच्छा इंपॉर्टेंट आंसर भी आप लोगों यहां से बन सकता है। अभी अगर आप लोगों ने इसके अंदर बोल दिया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोल दिया, तो ये बोलना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 यानी कि 14वां जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो लाइफ बिलो वाटर के बारे में बात करते हैं। टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, कि कैसे दुनिया में 17 प्रॉब्लम को मिटाना है, उसी के इर्द गिर्द सारी प्रॉब्लम घूमती हैं। जैसे हम लोग बात है ना नो पॉवर्टी, यानी कि गरीबी को हटाना, भुखमरी को हटाना, ये सारी बातें जब आप लोग देखोगे तो रियलिटी में आप लोग चीज़ों को ढंग से अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बन जाती है अगर आप लोग इसको ढंग से समझना चाहोगे तो अभी यहाँ पर जब ब्लू इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो इसी का एक पार्ट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के तरीके से इसको यहाँ पर देखा जाता है, क्योंकि खासकर जो मछली पालन वाले जो किसान हैं उनको हम लोग किसान की तरीके से देखते हैं और इसीलिए
किसान क्रेडिट कार्ड भी उनको दिया जाता है जो एक नॉर्मल किसान को मिलता है। तो यहाँ पर ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे सेपरेट 2 कंपोनेंट है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम भी है ये और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम भी है। यानी कि कुछ पोर्शन इसमें ऐसा है जिसका सारा पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, कुछ पोर्शन ऐसा है जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मिलकर काम करेंगे। तो इसलिए ये एक मिक्सचर टाइप ऑफ स्कीम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो बड़ी ही प्यारी स्कीम है। तो ऐसी जो स्कीम होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, खासकर जिसमें दोनों मिलकर साथ ही हाथ बटाना, ठीक है, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। पर लेकिन वही है, कई सारे अचीवमेंट है, अभी अचीवमेंट है पर लेकिन कई सारे चैलेंज भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो अचीवमेंट और चैलेंज मैं दोनों आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा, क्योंकि ये कई बार स्टेटमेंट देकर वनडे टाइप एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले आता है, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें इंप्रूवमेंट काफी देखने को मिल रहा है अभी पिछले 3-4 साल में, अगर आप लोग देखोगे तो लगभग 14.3% का इंप्रूवमेंट आप लोगों को यहां पर साल टू साल देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से फिशरी प्रोडक्शन हमारे देश के अंदर में ऑल टाइम हाई था रिसेंटली। अभी अगर बात करें 141 लाख टन 2019 में था और 161 हो गया था फिर अभी रिसेंटली अगर बात करें 2021-22 के अंदर में। तो इससे आप लोग समझिए कितना लार्ज स्केल पर हम लोग जब बेचते हैं इनको तो कितना पैसा आ सकता होगा, ठीक है। आप लोग ये बताइए इसमें सबसे ज्यादा आप लोग क्या बेचते हैं, मछली बेचते हैं या फिर कुछ और रहता है? इंटरेस्टिंग है पर सुनने वाली बात होगी, आप लोग थोड़ा हैरान भी रहोगे। इसमें मैक्सिमम एक्सपोर्ट जो हम लोग करते हैं वो करते हैं श्रिम्प यानी कि झींगे बेचे जाते हैं भाई साहब, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं करंटली 123 ऐसी कंट्रीज हैं जैसे चाइना, थाईलैंड, जापान, ताइवान, टूनिशिया, यूएसए, हांगकांग, ये सारे के सारे जो देश है ना यहाँ पर, ये आज की डेट में हमारे देश से यहाँ पर ये माल पानी खरीद रहे हैं यहाँ पर। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि ये हमारे अचीवमेंट है इस फील्ड में। पर लेकिन ये ऐसे ही नहीं है, हमारे देश में स्कीम है उसकी वजह से अचीवमेंट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और इसमें कई सारे चैलेंज भी है, जैसे आज भी कहीं ना कहीं ढांचागत विकास और जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस फील्ड में उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए, ठीक है। लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अगर आज की डेट में मैं आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूं तो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मैंने 70 जगह धक्के खाए हैं तो उनका सबका एक्सपीरियंस है। यानी कि मैंने एक तरीके से कहीं ना कहीं मैंने मतलब हर जगह हाथ डाला, ठीक है। आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसे मैंने एसएसबी भी दिया है, मैंने एक दिन इंस्टाग्राम पर पिक्चर भी शेयर की थी। एक बच्चा कह रहा है सर बच्चे से लग रहे हो बच्चे से लग रहे हो क्या मतलब यार, वो बच्चा ही था तब मैं एसएसबी देने गया था, ठीक है। अभी तो ठीक है, तो मतलब एक तरीके से उस टाइम की फोटो थी वो। तो एसएसबी भी दिया है, मतलब यूपीएससी भी, सारी मतलब एक तरीके से ना हर एक एरिया में को निकल गया है। तो जो कहता है ना कि सर मैं फेल हो गया, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इतनी बार फेल हुआ यार, जिंदगी में इतनी बार फेल हुआ कि मतलब ये बोल सकते हो कि मैं सबसे बड़ा फेलियर आपके सामने बैठा हूँ और फिर भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यानी कि फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि आप लोग एक तरीके से चीजों कुछ कर नहीं पा रहे हो। फेलियर का मतलब होता है कि तुमको इतनी सारी चीजों की नॉलेज भी हो रही है साथ साथ में। सक्सेसफुल इंसान एक एरिया की नॉलेज देखा हुआ मिलेगा, ठीक है, कि ये सक्सेस हो गया, उस एरिया की नॉलेज ले हुए है। पर लेकिन जो कुछ कर नहीं पा रहा है ना, वो पहले एक एरिया में घुसा, फिर दूसरे में घुसा, फिर तीसरे में घुसा। और ये क्यों रहता है? क्योंकि गाइडेंस नहीं मिल पाता है। तो आप लोग एक तरीके से बोल सकते हैं जो अच्छे टीचर होते हैं ना, उनको बहुत सारी नॉलेज इसलिए होती है क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो चीजों में से गुजर रहे होते हैं। वो आप लोग को ये बता सकते हैं कि ये चीजें आप लोगों को क्यों नहीं करनी है, ठीक है। जो सक्सेस होगा वो तो बताएगा क्यों आप लोगों को ये चीजें करनी है। जो अनसक्सेसफुल है वो आप लोगों को ये बताएगा ये चीजें नहीं करनी है क्योंकि इसकी वजह से दिक्कत होगी। माँ बाप आप लोगों ने देखा होगा अक्सर, माँ बाप आप लोग कहते हैं कि ये चीज मत करना, क्यों? क्योंकि उसकी वजह से उन्होंने जिंदगी में प्रॉब्लम फेस की है। सेम काम टीचर का होता है, टीचर ये कहते हैं ये काम मत करना, क्यों? क्योंकि उसकी वजह से उन्होंने प्रॉब्लम फेस की है। मैं आप लोगों को हमेशा आंसर राइटिंग के बारे में बोलता हूँ, आंसर राइटिंग में मैंने जिंदगी में सबसे कम फोकस किया, तो इसलिए आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि आंसर राइटिंग कर लो यार, क्योंकि अगर आंसर राइटिंग करोगे तो ये आप लोगों को एक अच्छी पोजीशन में ले जाकर रख देगी। और देखो जो बच्चे रेगुलर आंसर कर रहे हैं उनका रिजल्ट देखना आप लोग हमेशा पॉजिटिव देखने को मिलेगा, क्योंकि वो एक काफी आलस भरा काम होता है। पर लेकिन अगर बात करेंगे, कॉपी ही आप लोग की होती है आंसर राइटिंग, जिसको देखकर यहाँ पर एग्जामिनर आप लोगों को पहचानेगा कि इस बंदे के अंदर में क्या टैलेंट है। वरना कितना ही पढ़ लेना, अगर आप लोग आंसर राइटिंग नहीं करोगे तो टैलेंट अपना दिखा नहीं पाओगे। तो इसीलिए कहते हैं कि एक ह्यूमन डेवलपमेंट जरूरी है यहाँ पर, एक तरीके से इसी के बारे में बात की जा रही है। तो एक पढ़ा लिखा इंसान जो होगा, एक टीचर जो होगा, उसको कुछ सब्जेक्ट की नॉलेज होगी, ठीक है। पर स्टूडेंट को किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज नहीं करनी होती है, उसको सारे सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी नॉलेज लेनी होती है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर बात करें, कई सारे बच्चे कहते हैं सर एग्जाम दो तो सारे एग्जाम निकाल दोगे। कोई टीचर ना वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट हो चुका है, फोकस उसका कहीं और है। आज की डेट में आप लोगों का फोकस कई जगह रहता है आज की डेट में, तो बहुत सारे सब्जेक्ट जिस टाइम पर स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट साथ में लेकर चलने होते हैं, ठीक है। पर टीचर के पास में इतना टाइम नहीं है कि सारे सब्जेक्ट को उठाकर वो देख सके। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो अपनी कैपेबिलिटी को किसी के सामने कम मत आंका करो कभी भी,
भी, ठीक है। एक बच्चे ने बोला कि सर एक भैया हैं वो मुझे पढ़ाते हैं, वो भी पेपर देने जा रहे हैं, मैं भी देने जा रहा हूँ, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यार ये देखो वो आपको पढ़ा रहे हैं तो वो किसी स्पेसिफिक एरिया में उनकी नॉलेज होगी, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि आप लोग जो है अपने हर एक एरिया में कहीं ना कहीं एवरेज हैं और एक हर एक एरिया में एवरेज होंगे तो मिलकर आप लोग पेपर निकाल कर ले जाओगे। और यही एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है, वो स्पेशलाइजेशन आप लोगों से नहीं मांगते हैं, ठीक है। हालांकि कभी कभी घुस जाते हैं वो टॉपिक के अंदर में, पर वो दिक्कत सबके लिए होती है फिर, ठीक है। तो लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज देखने को मिलेगा, यानी कि स्किल डेवलपमेंट काफी कम है। इसी के साथ में रेगुलेटरी और लीगल कंप्लायंस ये यहाँ पर ढंग से होते ही नहीं है, और होते भी हैं तो लोग उनको फॉलो नहीं करते हैं। और फाइनेंशियल इंक्लूजन और सोशल प्रोटेक्शन है, ये भी स्कीम कई बार यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें निकल कर आती है, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि इन चीजों के बारे में हम लोग सोचें और इनके ऊपर काम करें। तो ब्लू रिवॉल्यूशन जैसे मैंने बोला, जिसको नीली क्रांति बोल सकते हैं हिंदी में, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर में अगर बात करें, हम लोगों ने यहाँ पर ब्लू रिवॉल्यूशन के बारे में कब इसके बारे में सोचा था, अगर कोई आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले तो याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, इसको चाहे नोट डाउन कर लेना। ये 8th 5 ईयर प्लान था हमारे देश के अंदर में, 8th 5 ईयर प्लान था। बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था 1992 से लेके ये 1997 तक का, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने ब्लू रिवॉल्यूशन के बारे में बात किया। जैसे गरीबी हटाओ के बारे में मैंने क्वेश्चन पूछा था, कई सारे बच्चों ने आंसर दिया, ठीक है। तो गरीबी हटाओ का नारा किस पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान में दिया गया था, तो ये दिया गया था 5th 5 ईयर प्लान के अंदर में, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग हैवी इंडस्ट्री हमारे देश के अंदर होनी चाहिए, वो किस 5 ईयर प्लान में आई थी, तो 2nd 5 ईयर प्लान में। तो ऐसे ही पूछ ले आप लोगों से कि ब्लू रिवॉल्यूशन किस 5 ईयर प्लान में आया था, तो 7th 5 ईयर प्लान में आया था हमारे देश के अंदर में, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं आप लोगों से, तो इस तरीके से आप लोगों को डाउट नहीं रखना है इसके बारे में। तो ये कुछ बेसिक चीजें मैं आप लोगों को जो बताता हुआ चल रहा हूं, ये वो चीजें हैं जिनसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। इसी के साथ में ब्लू रिवॉल्यूशन के बारे में बात कर लिए। अब थोड़ा सा क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करेंगे, जो किसान क्रेडिट कार्ड है। ये भी आज की स्कीम नहीं है, बहुत पुरानी स्कीम है यार, देखो तो सही आप लोग एक बार। ये 1998 में लाई गई थी। 1998 में ये क्रेडिट कार्ड सपोर्ट किसानों को देने के लिए कोशिश की गई थी, ताकि अपने बीज खरीद सकें, ठीक है, कुछ भी इनपुट जैसे फर्टिलाइजर वगैरह खरीद सकें ये। इसके बाद में यहाँ पर ये एक्सटेंड की गई, ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से फार्मर्स के लिए यहाँ पर 2014 में ये लार्ज स्केल पर एक्सटेंड कर दी गई। 2018-19 में यहाँ पर ये फिशरी सेक्टर और एनिमल के लिए भी इसको एक्सटेंड कर दिया, यानी कि मछली पालन करने वाले लोगों को किसान बनाकर किसान क्रेडिट कार्ड दे दिया उनको भी। तो यानी कि और ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है अभी यहाँ पर, ताकि शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट जो है वो इमीडिएटली अपनी पूरी कर सकें। यहाँ पर जो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड जो है, उसके साथ में ATM इनेबल्ड रुपया कार्ड भी दे दिया, जो कि एक डेबिट कार्ड है। कहीं ना कहीं दूसरे कार्ड से हमारा जो पीछे छूट रहा है, ये एक अच्छी बात बोल सकते हैं। कमर्शियल बैंक, रीजनल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये इसको इंप्लीमेंट करने वाले लोग हो गए। तो चीजों को इंप्लीमेंट करने की जब बात आती है तो सब मिलकर यहां पर काम करने लगते हैं फिर, ठीक है। तो यहां से समझ सकते हैं फिशरी सेक्टर हमारे देश के अंदर में, जैसे मैंने बताया, तो याद रखिएगा प्रेजेंट टाइम पर अगर बात करेंगे पहले टाइम के कंपेयर में 0.4% यहाँ पर ये बेसिकली GDP यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में अपना कंट्रीब्यूशन दिया करता था। आज की डेट में 1% से ऊपर हो रहा है यहाँ पर भाई साहब, बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। और अगर स्पेसिफिक सेक्टर की बात करोगे, जिसको ग्रोस वैल्यू एडिड बोलते हैं, एक सेक्टर के बारे में जब ग्रोथ हम लोग निकालते हैं, तो यहां पर ये कंट्रीब्यूट जो था ये 1.24 था कंट्री में ग्रोस वैल्यू एडेड ओवर द एग्रीकल्चर। अगर बात करोगे तो उससे काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो 7.28। तो यहां पर आप लोग समझ सकते हैं, तो ये एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक्सपोर्ट में काफी ज्यादा फायदा पहुंचा रहा है, इतना पैसा आ रहा है देश के अंदर में, ठीक है। और सनराइजिंग इंडस्ट्री में काउंट कर रहे हैं इसको, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक बढ़ता हुआ क्षेत्र जिसकी और भी सीमाएं आप लोग आगे खोल सकते हो। इसी के लिए डे भी सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर। ये 21 नवंबर आप लोग यहां पर देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए यहां पर दिया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है यार यहां पर। और कोस्टल एरिया के डेवलपमेंट के बारे में जब हम लोग बातें करते हैं, तो 2017 में भी क्वेश्चन पूछा गया यहां पर कि एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ रिवोल्यूशन जो कि हमारे देश में एग्रीकल्चर के लिए देखने को मिले आफ्टर इंडिपेंडेंट। इनमें मैंने अभी बताया आप लोगों को यहाँ पर ब्लू रिवोल्यूशन के बारे में आप लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि गरीबी मिटाने का काम कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि ब्लू रिवोल्यूशन के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया 2018 में। तो इसीलिए मैं ब्लू रिवोल्यूशन वाली स्लाइड आप लोगों को इतने अच्छे से समझा रहा था, क्योंकि क्वेश्चन मेंस के अंदर भी डायरेक्ट आप लोगों से पूछा गया है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। तो जब आप लोग इस चीज़ों को समझोगे ना, तो आप लोग इनकी ग्रेविटी समझ पाओगे, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट समझ सकते हैं आप लोग। यहाँ पर बात की जा रही कि इंडिया में अगर बात करें, ब्लू रिवोल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड ये मतलब नील मिशन, नीली क्रांति, जल मिशन, या फिर यहाँ पर AB, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही है यहाँ पर? तो इसको नील मिशन या फिर नीली क्रांति के नाम से जानते हैं, या फिर नीली क्रांति बस?
तो यहाँ पर देखो ब्लू रिवॉल्यूशन को आप लोग यहाँ पर नील या फिर नीली क्रांति मिशन के नाम से भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये 7th 5 ईयर प्लान में आप लोगों के लिए लाया गया, इसलिए मैं कहता कि 5 ईयर प्लान भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। मत्स्य संपदा योजना के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये कैसी स्कीम है, तो देखो यहाँ पर कंफ्यूजन में आ जाएगा, या तो सेंट्रल सेक्टर होगी या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होगी, पर मैंने क्या बताया दोनों है भाई साहब इसके अंदर में। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तुरंत आप लोग कंफ्यूजन में डालेंगे, या तो एक होगी कोई सी, दोनों कैसी हो सकती है यार, दोनों तो हो ही नहीं सकती भाई साहब, ये वही स्कीम है जिसमें दोनों है ठीक है। और यही क्वेश्चन आप लोग डाल देंगे उठा के, फिर बोलोगे यार ये तो बिल्कुल लूट लिया, ठीक है, हमें तो लूट लिया मिलके यूपीएससी वालों ने फिर खाना खाओगे। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में भी एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बना दिया कि कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो सारी स्टेटमेंट पढ़ लो, अभी सारी चीजें पढ़ाई हैं, तो फिर से इसको बेसिकली एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और फिर आंसर आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। कर लो अटेम्प्ट, ठीक है, बताना आंसर क्या हुआ, और सही होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो मुर्गा बना दिया जाएगा आंसर इसका सी हो गया यहाँ पर। तो इस तरीके से देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, चले यहाँ पर, ये है बेसिकली इंडियन फिशरी सेक्टर के बारे में, तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट है, वीडियो को पॉज करो और करेक्ट बताना है। यूपीएससी बड़े धोखे कर रही है आजकल आप लोगों के साथ में, यूपीएससी बेवफा हो गई है। एक गाना बच्चा गाना है कि सर यूपीएससी के लिए गाना गाने का मन करे, एक बेवफा है वो कैसी भी हो यार, बेवफा हो या वैसी हो, एग्जाम अगर निकल गया ना एक बार तो जिंदगी सेट करने वाली है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर ए हो गया। तो यहाँ से आप लोग देख लेना इसको। तो सारे के सारे क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना, एक और क्वेश्चन चलिए, ठीक है। यहाँ पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसको भी वीडियो को पॉज कर एक बार देख लो, क्योंकि ये सारी चीजें पढ़ाई हैं, फिर से वो बैठकर एक्सप्लेन करूँ तो डबल टाइम लग जाता है, फिर कहते हो सर वीडियो लंबी हो गई है, ठीक है वीडियो लंबी हो गई है सर, ऐसा लगता है कि सारा टाइम यहीं से बचाना है कौन सी ऐसी बिजनेस चल रहे हैं मुझे बता दो, बिजनेस कौन से चल रहे हैं। ऐसे यहाँ पर ब्लू रिवॉल्यूशन के बारे में है, ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसको पढ़ो। आंसर क्या है, आंसर सी हो गया। इतने सारे क्वेश्चन डाल देना, अगर इनको अलग से बैठकर डिस्कस करने लोगे तो आधा घंटा इन्हीं में लग जाएगा। तो इसलिए आप लोग की प्रैक्टिस करा दी अच्छे से, हर एक लेवल पर आप लोग चीज़ों को तैयार करके चलोगे तो मेरे दोस्त मार्केट में कभी भी आप लोग अपना बेसिकली एक तरीके से मार नहीं खाओगे। किसी भी साथ में बैठ जाना, कंपटीशन में आप लोग हमेशा उभर कर निकल कर सामने आओगे, ठीक है।